फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल जो है इसमें कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग देखो जब से भारत में एलपीजी आया तब से ही मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है जीडीपी में या जीबीए में कोई ज़्यादा नहीं है। 15 to 16% या 17% कह सकते हो, 16-17% कह सकते हो। तब से लेके 1991 से लेके अभी तक वही शेयर है। और इनफैक्ट अभी रिसेंट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर फोर्स है वो घटा है, वो कम हुआ है, जबकि सर्विस में बढ़ा है, बाकी ट्रेड में बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन में बढ़ा है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसमें वर्कफोर्स कम होते चला जा रहा है। तो एक बहुत ही डिसमल कंडीशन है कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए। जबकि भारत सरकार का एम ये था कि 25% कम से कम मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी रिलाइज हो, जीबीए रिलाइज हो। उसके बावजूद भी देखो स्थिति ठीक नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का। भारत सरकार पीएलआई स्कीम के साथ आई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इन ऑर्डर टू गिव इम्पटस टू मेक इन इंडिया। मगर उसके बावजूद भी कोई रोज़ी पिक्चर नहीं है हमारे पास, कोई ब्यूटीफुल पिक्चर नहीं है इकोनॉमी का। समझ गए ना? तो बिल्कुल जो फर्स्ट एडिटोरियल है उसी का एक्सटेंशन सेकेंड एडिटोरियल भी है। समझ गए ना? तो इंक्रीज इन द ओवरऑल वर्कफोर्स विदाउट कंपनसेट इंक्रीज इन द रियल वैल्यू एडेड। वर्कफोर्स तो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लोग जो पहले जो कार्य कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, जो लोग इन्वॉल्व थे सेक्टर में, वो ज़्यादा हुए हैं, मगर कोई ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। कायदे से क्या वैल्यू एडिशन होना चाहिए? प्रोडक्शन पहले जो हो रहा था गुड्स और सर्विस का ज़्यादा होना चाहिए। यदि ज़्यादा पीपल सर्विस में जुड़ रहे हैं, ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ रहे हैं, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में जुड़ रहे हैं, तो कायदे से ये चीज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस में भी दिखना चाहिए उस लेवल पे, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो भी लोग जो शामिल हो रहे हैं इकोनॉमी में वो सब लो पेड जॉब में जा रहे हैं। समझ गए ना? एंड थर्ड वन, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी। अब देखो अभी नियम क्या है कि किसी का बीपीएल कैटेगरी है तो उसको पीडीएस मिल जाता है, किसी का बीपीएल कार्ड है तो उसको कुछ मिल जाएगा सर्विस। मगर दिस मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर। ये ट्रू पिक्चर उस घर का क्या परिस्थिति है जो बीपीएल कार्ड लेके आ रहा है, उसका ट्रू पिक्चर आपको नहीं दिखेगा। अब 80 करोड़ जनता पीडीएस सिस्टम से खा रही है, नहीं 80 करोड़ लोग को मिलता है पीडीएस से। डू यू थिंक कि 80 करोड़ लोग भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं? नहीं जी। यदि हम तेंदुलकर कमेटी का बात करेंगे तो 21% है, यदि मैं रंगराजन कमेटी का बात करूंगा तो वही 22-23% है। और अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखोगे, अभी नीति आयोग के हिसाब से देखो तो 8.5% हो गया बीपीएल कैटेगरी। जब इतना कम हो गया तो आपका तरीका अलग होना चाहिए, जो रियल में पुअर पीपल है उसको टैकल करने का। बात समझ गए ना? तो ये तीनों एडिटोरियल्स में कह सकता हूँ एक दूसरे से बहुत ही संबंधित है। ऐसा बहुत कम होता है लेक्चर में कि जहाँ पे एक एडिटोरियल दूसरे एडिटोरियल से रिलेटेड हो। तो आज का इनफैक्ट जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है एडिटोरियल्स का, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड एडिटोरियल्स सब है। समझ गए ना? तो लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट वन देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूज टू बी द पेन पॉइंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी एक दुखता हुआ नब्ज है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से लेबर फोर्स इसमें बढ़ना चाहिए था, बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट घटा है रिसेंट टाइम में। बात समझे? जब घटा है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि आफ्टर एग्रीकल्चर जो सेकेंड में आता था मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को सरपास किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने। समझे? कंस्ट्रक्शन सेक्टर एग्रीकल्चर कितना लोगों को वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है, कितना लोगों को एम्प्लॉयड करता है? 46%। हाँ, कई बार डेटा जानते हो कि भारत में जो डेटा है बहुत ही अनरिलायबल है, मतलब ठीक नहीं है डेटा जिस हिसाब से डेटा होना चाहिए, है। तो तुमको अलग अलग एडिटोरियल्स में थोड़ा वो मिलेगा, वो थोड़ा डेटा डिस्क्रिपेंसी मिलेगा, डेटा एरर मिलेगा तुमको। मगर खैर विषय वो नहीं है, विषय ये है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर में है, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था सेकंड, अब मैन्युफैक्चरिंग को सरपास कर दिया कंस्ट्रक्शन ने। और मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे वो पहले कंपेयर में कम है, अभी लेबर फोर्स कम इन्वॉल्व है, जो कार्य करते ना आदमी लोग बहुत कम है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो मुद्दा क्या है, समझो बच्चे लोग कि यहाँ पे
तुमको सर्वे दिखेगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO ने सर्वे करवाया था, अलग अलग जो सर्वे करवाया था, समझा। अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस सर्वेज है, इसका मतलब जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर, अब इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है कि जहाँ पे सिक्योरिटी लूज है। जैसे फॉर्मल सेक्टर में आप जाते हो तो आपको पेंशन मिलता है, बोनस मिलता है, अलाउंसेस मिलता है, नहीं सरकारी जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब में भी फॉर्मल सेक्टर होता है, जानते हैं हम लोग। तो ये जो सर्वे है ये इनफॉर्मल सेक्टर का सर्वे है। जैसे कोई पान दुकान में काम कर रहा है, कोई ऐसा जगह काम कर रहा है जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कई लोग स्विगी में काम कर रहे हैं, स्विगी डिलीवरी बॉयज़, जानते हो ना। हाँ, कई लोग अपना दुकान चला रहे हैं, कई लोग फॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है। और हम जानते हैं कि भारत में 90% जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल सेक्टर ही है, तो वहाँ का ये सर्वे है। अब वहाँ का सर्वे होगा तो कुछ ट्रेड का होगा, कुछ सर्विस का होगा और कुछ मैन्युफैक्चरिंग का होगा, तीनों का कम्बिनेशन में होगा ये। हाँ, एग्रीकल्चर भी होगा, बट ये सर्वे में एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी जो सेक्टर है उसमें क्या परिस्थिति है लेबर लोग का, जो लोग इन्वॉल्व है। तो ये जो सर्वे बच्चे लोग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, इसमें एग्रीकल्चर लेबर को नहीं लिया गया है। एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी जो ट्रेड में इन्वॉल्व है, जो सर्विस में इन्वॉल्व है, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, बट ये जो इन्वॉल्वमेंट है कहाँ पे, इनफॉर्मल सेक्टर में, तो उसका आंकड़ा क्या कहता है। तो ये सर्वे NSSO ने किया था, बट हिंदू बिजनेस लाइन, जानते हो पेपर जो है, इसने कंपाइलेशन किया है इस चीज़ को, और इसने कंपाइलेशन करके कुछ कंक्लूड किया है, कुछ इन्फ्रेंस निकाला है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। NSSO का डेटा को यूज़ किया है बिजनेस लाइन में, बिजनेस लाइन पेपर का नाम है, समझ गए ना। देखो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पेन पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो कैसे पता चला ये चीज़, ये वही कंपाइलेशन से पता चला। जैसे देखो एनालिसिस जो किया वही बिजनेस डेली ने क्या किया, डेटा लेके, NSSO का डेटा लेके, जो NSSO ने इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जो किया था। अब एग्रीकल्चर को छोड़ के बच्चे लोग, एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी जो इनफॉर्मल सेक्टर है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो क्या पता चला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इनफॉर्मल वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बैडली हिट हुआ है, यानी कि बहुत ही बुरा स्थिति में है। जिस हिसाब से लेबर यहाँ पे एब्जॉर्ब होना चाहिए, लेबर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इनफैक्ट लेबर घटा है। बात समझे, जैसे MSME है कि नहीं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, हम जानते हैं कि MSME सर्विस वाला भी हो सकता है, MSME मैन्युफैक्चरिंग वाला भी हो सकता है। तो हमारा जो अभी जो विषय है वो मैन्युफैक्चरिंग का विषय है। तो जो छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स है, स्पेशली स्मॉल सेक्टर में, वो बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं इस टाइम में, 15 से लेके 22 तक। और ये आंकड़ा कंपाइलेशन करने से पता चलता है। किसका आंकड़ा, NSSO का आंकड़ा, समझ गए ना। कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, तो मैंने इससे पहले ही बहुत सारे एडिटोरियल्स में बताया था, नोटबंदी। नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन एक बैड इम्पैक्ट किया, क्योंकि देखो जितने भी छोटे छोटे उद्योगपति है, मैन्युफैक्चरर सब है, उसको पैसा चाहिए, कैश चाहिए उसको चलाने के लिए। तो नोटबंदी कर दिए थे, तो उस समय पैसा नहीं था, तो स्थिति बहुत ख़राब हो गया। अब एक बार कभी स्थिति खराब हो तो उसका इफेक्ट रहता है बाद में भी। नोटबंदी, GST और उसके बाद कोविड-19, ये 3 प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आया समझ में स्टूडेंट। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं विथ डेटा। आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़ा क्या कहता है स्टूडेंट। देखो अब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात करेंगे। ओवरऑल का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विस सबका बात करेंगे यहाँ पे, एग्रीकल्चर को छोड़ के। यही नहीं बोले थे, एग्रीकल्चर को छोड़ के। तो बच्चे लोग देखोगे जो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस है एग्रीकल्चर को छोड़ के, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर का, तो 2010 और 11 में 5.76 करोड़ लोग इन्वॉल्व थे। इतने इंटरप्राइजेस थे, समझे। इंटरप्राइज मतलब इतना उद्योग था 2010 और 11 में। 15 और 16 होते होते तुम्हारा बढ़ गया 6.34, यानी कि बढ़ोतरी हुआ है। पहले कंपेयर में बढ़ोतरी हुआ है ना, हाँ 5-6 साल में। नेक्स्ट सर्वे में 21 और 22 में, क्योंकि देखो 15 से लेके अभी जो हिंदू बिजनेस लाइन पेपर किस चीज़ को कर रहा है, मतलब जो डेटा जो है NSSO का डेटा अवेलेबल है 15 से लेके 21 तक का।
तो पहले बताया गया कि 10 से लेके ये 15 तक क्या स्थिति था, 5.7 करोड़ था इंटरप्राइजेस, वो बढ़ के कितना हो गया 6.34। अब देखो 21 और 22 कंपेयर करो, यानी 15-16 से 21-22 करोगे तो देखो नंबर कितना हो गया, घट गया 5.97, और 22 और 23 में ये बताया जा रहा है कि बढ़ के फिर से 6.5 करोड़ हो जाएगा। तो ठीक है, नॉट बैड। मैं इसमें देखो इनफॉर्मल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का भी है, समझे ना, इसमें आपका ट्रेड का भी है और इसमें आपका सर्विस भी है। तो ये तुमको यहाँ से तुमको ये पता नहीं चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में घटा या बढ़ा। यदि मैन्युफैक्चरिंग को अलग से निकाल के देखोगे तो समझ में आएगा कि जो इसमें से मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसमें 24 लाख इंटरप्राइजेस घटे हैं। दैट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड। 24 लाख जो इंटरप्राइजेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो इनफॉर्मल सेक्टर, वो घटा है। भले ही तुम कह सकते हो कि पहले 5.7 करोड़ इंटरप्राइजेस था, वो 2022 और 23 में 6.5 हो गया, चलो बीच में घटा कोई बात नहीं, फिर बढ़ने का बात था। मगर यदि मैं बात करूं केवल इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये जो बढ़ा है बच्चे लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस सर्वे में बहुत सारे एलिमेंट्स है। इस सर्वे में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, इस सर्वे में ट्रेड भी है, और इस सर्वे में सर्विस भी है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है। यदि मैं तीनों में से मैं इसको निकालूं, मैन्युफैक्चरिंग का निकालूं, तो पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो इंटरप्राइजेस वो घटा है, 24 लाख पहले से कम हुआ। तो घटने का मतलब क्या हुआ, घटने का मतलब हुआ कि जो लेबर फोर्स इन्वॉल्व था वो भी घटा है। आया समझ में? तो भले ही ट्रेड बढ़ा हो, भले ही सर्विस बढ़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इंटरप्राइज था वो घटा है। बात समझे? क्योंकि हम लोग का जो विषय है, एडिटोरियल्स का विषय, वो मैन्युफैक्चरिंग ही है। तो यहाँ पे समझो बच्चे लोग कैसे घटा। तो स्मॉल इंटरप्राइजेस 31% डिक्लाइन किया है, 31% से 27% डिक्लाइन किया है 22 और 23 में। यानी कि अभी आपका 22 और 23 में कहोगे तो पहले कंपेयर में और नीचे गया है। पहले उतना घटा था और अभी घट के लगभग वही कह सकते हो, रफ फिगर मानोगे तो 25 से लेकर 30% घटा है पहले कंपेयर में। तभी तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में देखा जाए तो 24 लाख इंटरप्राइजेस कम हुए हैं भारत में। 24 लाख इंटरप्राइजेस यदि कम हो रहा है पहले कंपेयर में, तो इसका मतलब जो जॉब देने वाला मैन्युफैक्चरिंग इनफॉर्मल सेक्टर था वो कम हुआ है, तो लोग कम इन्वॉल्व होंगे उसमें। आया समझ में ना? चलो आगे देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे समझो अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट एमिनेटेड फ्रॉम दिस एनालिसिस। यहाँ से और क्या देखते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है स्टूडेंट कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग थे, यानी कि 16 और 21 के बीच में, तो टोटल कितना डिक्लाइन हुआ, 1.3 करोड़ लोग कम हुए हैं। अब उस समय इंटरप्राइजेस का बात कर रहे थे, अब हम लोग लेबर फोर्स का बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो शामिल थे, अभी तो इंटरप्राइजेस का चर्चा चल रहा है कि कितना स्मॉल मैन्युफैक्चरर सब है, उसका चर्चा हो रहा था। तो उसमें हम लोग क्या बात किए कि 24 लाख इंटरप्राइजेस कम हुआ है पहले कंपेयर में। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लेबर फोर्स जो इन्वॉल्व था टोटल में, ट्रेड में, सर्विस में और मैन्युफैक्चरिंग में, और ये तीनों चीज़ क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड कर रहे हैं। अच्छे से लेक्चर सुनो, बात समझो, इसमें लॉट्स ऑफ डेटा, इसमें पूरा डेटा है, आपको डेटा को ठीक से इंटरप्रेट करके समझना होता है ऐसे एडिटोरियल्स में। तो चर्चा क्या है हमारा कि चलो ठीक है, इंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग का इंटरप्राइजेस लगभग 25 लाख घटा है पहले कम 5-6 साल 10 साल में जो भी। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो लेबर फोर्स था, नंबर ऑफ वर्कर जो काम कर रहे थे इनफॉर्मल सेक्टर में, तो ओवरऑल देखेंगे तो पहले कंपेयर में 1.3 करोड़ घटा है। 16 से लेकर 21 तक का लेंगे हम लोग, ये 5 साल का जो आंकड़ा लेंगे तो 1.3 करोड़ घटा है। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा घटा है वो मैन्युफैक्चरिंग इनफॉर्मल सेक्टर में घटा है। कितना परसेंट? 60%। तो तुम एक लेट से मान लो कि 1 करोड़ घटा है, 1 करोड़ का 60% कितना होगा, 60 लाख। तो 1.3 है, तो हम कह सकते हैं कि 60 से लेकर 70 लाख जो जॉब है, जो आदमी जो इन्वॉल्व था वो कम हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग में कम हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट कि जो मैन्युफैक्चरिंग जिस हिसाब से लेबर को जो एब्जॉर्ब कर रही थी अभी तक, और ये 5 साल में ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ वर्कर जो इन्वॉल्व थे इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो घटा है लगभग 60 to 70 लाख, यदि मैं एब्सोल्यूट नंबर में बात करूँ तो। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो जितने भी अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस है मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि वही इनफॉर्मल सेक्टर है तुम्हारा जो मैन्युफैक्चरिंग में, तो कितना कर रहे थे देखो, 2010 और 11 में लगभग 3.6 करोड़ लोग शामिल थे, उसमें कार्य कर रहे थे, इतने वर्कर्स काम कर रहे थे।
वो घट के कितना हो गया आपका 2.8 करोड़ हो गया। घटा है कि नहीं घटा? बहुत घटा है। वही जो आंकड़ा निकाले हैं हम लोग। समझ गए ना बच्चे लोग? अब समझ में आ गया क्लियरिटी? तो वही कह सकते हो कि 60 से लेकर 70 लाख पहले कंपेयर में घटा है। देखो 3.6 करोड़ था, उसमें घटाओ तुम 2.8 करोड़ करो, कितना हो गया बच्चे लोग? 3.6 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 80 लाख हो जाएगा ना, 80 लाख। तो वही तो 60 70 80 कह सकते हो, मोर और लेस वही 60 लाख के आसपास, 60-70 लाख के आसपास लोग कम हुए हैं 5 साल में। ये बहुत ही आयरोनिकल पिक्चर है हमारा, कम हुआ है लोग से। समझ गए ना इस बात को? हाँ, तो देखो कहने का मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में जो लेबर एब्जॉर्ब था वो पहले कंपेयर में घटा है। तो इसका मतलब अब इसको इस तरह भी देखा जाए, जो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व थे वो घटा है, तो फिर ये दौड़ते हुए कहाँ जाएगा? एग्रीकल्चर में ही जाएगा, क्योंकि एक तो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग है, इन लोगों के पास हो सकता है स्किल ना हो, अधिकतर के पास स्किल नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मल होगा तो बड़े बड़े पद पे होगा तो वो क्यों छोड़ेगा? जो भी है लेबर क्लास के ही लोग छोड़ेंगे, ये दौड़ के फिर कहाँ जाएंगे? एग्रीकल्चर में जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बढ़ा है, क्योंकि छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग से फिर उधर जाएगा। और अभी रिसेंट टाइम में हम जानते हैं ना कि पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स सर्वे जो है उसके हिसाब से क्या है कि जो 43% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, और ये अभी कुछ साल में 5 साल में ये बढ़ के 46% हुआ है। तो ये जो ज़्यादा बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में, कारण क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इनफॉर्मल सेक्टर से लोग जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, वहाँ से जाके फिर एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपना काम से। ये बहुत डिसमल कंडीशन है हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब जाएंगे वहाँ पे एग्रीकल्चर में तो वहाँ पे जानते हो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको दिखता है कि एम्प्लॉयड है, मगर वहाँ पे वेतन नहीं मिल रहा, वहाँ पे वेजेस ठीक से नहीं मिल रहा है। और हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी फार्मर का कोई कमाई, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर का कोई कमाई अच्छा नहीं है, और वो भी जो भी कमाई कर रहा है तो वो एनिमल हस्बेंड्री से, डायरी से कर रहा है, वो क्रॉप से ज़्यादा कमाई नहीं होता इन लोग का। यहाँ पे देखो, समझो बात को, रियल जीबीए पर इस्टाब्लिशमेंट डिक्लाइन एंड रियल वेजेस पर वर्कर नॉट इंक्रीज्ड, यानी कि जो 5-6 साल में जो वेतन बढ़ना चाहिए था वो भी वैसा इंक्रीज नहीं हुआ है। बात समझे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाला चीज़ है ये जो रियल जीबीए है। अच्छा, रियल जीबीए और नॉमिनल जीबीए। रियल जीबीए का मतलब क्या कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, नॉमिनल का मतलब क्या होता है जिसमें इन्फ्लेशन का बात हो, और रियल का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन को हटा के। जब हम इन्फ्लेशन को हटा देंगे तो हमें पता चलेगा स्टूडेंट कि 2015 और 16 में जो भी जीबीए रहा होगा रियल जीबीए, उसके कंपेयर में 22 और 23 में 4% कम है। स्थिति खराब है ये। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो था जीबीए, क्योंकि जीबीए में कुछ प्लस माइनस करोगे तो जीडीपी विल गेट, है ना, आपको जीडीपी मिल जाएगा। तो जो रियल जीबीए अभी के समय में है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है 22 और 23 में, वो 4% कम है 2015 और 16 से। 15 और 16 में लेट से 100 यूनिट था, तो उसे कंपेयर में यहाँ पे 96 के आसपास। रियल कायदे से बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए, घटा। दूसरी बात है देखो यहाँ पे कि एमुलमेंट्स पर हायर्ड वर्कर 87,000 के आसपास, ये 88,000 के आसपास था तुम्हारा ये 15-16 में, ये बढ़ के तुम्हारा 1,24,000 हुआ 22 और 23 में। हाँ, तुमको एब्सोल्यूट फिगर दिखेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये क्या है तुम्हारा, तुमको लगेगा कि जो वर्कर का जो इंक्रीज़ हुआ, पैसा का जो इंक्रीज़ हुआ, तुमको लगेगा 88,000 से लेके एक ही बार तुम्हारा 1.24 कर हुआ। नंबर के हिसाब से तो बहुत ट्रांजिशन हुआ है, मगर जब हम बात करेंगे रियल टर्म्स में, इन्फ्लेशन को हटा के, जब इन्फ्लेशन को हटाते हैं तो बराबर कांस्टेंट लेते हैं ना, तो तुमको पता चलेगा जो वेजेस है, जो वेतन है, जो तनख्वाह है लोगों का, वो ज़्यादा नहीं बच्चे लोग, 0.4% ही है, बढ़ा है। तो 0. यानी कि मान लो कि 10,000 पहले मिलता था 15 और 16 में, और अभी मान लो कि 22 और 23, अभी 24 है, मगर मैं इसके डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। 22 और 23 में पता चला कि 10,000 में आपको केवल 0.4% का ही बढ़ोतरी हुआ है। हाउ कैन यू बिलीव? इन्फ्लेशन इतना बड़ा, दुनिया भर का चीज़, रिक्वायरमेंट आपका बढ़ते चला जा रहा है। तो रियल वेज ग्रोथ देखोगे तो अच्छा नहीं है इन लोग का, जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग, बात समझे। और ये सेम चीज़, सेम कंडीशन एग्रीकल्चर में भी है कि जो इन लोग का वेज बढ़ना चाहिए था वो वहाँ पे भी नहीं बढ़ा है। और यहाँ पे भी देखो, एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सेक्टर में भी नहीं बढ़ा है, इनफॉर्मल सेक्टर में, ये यहाँ पे
पता चलता है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो टोटल देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस थे वो 12% पहले कंपेयर में घटा है। ओवरऑल कह रहे क्योंकि 24 लाख घटा है ना, तो परसेंटेज देखा जाए तो 12% पहले जितना था उसके कंपेयर में 12% घटा। और जब ये घटा है तो लेबर फोर्स भी घटेगा, जो बात है। और दूसरी बात है वही 60% ऑफ द ओवरऑल डिक्लाइन इन फॉर वर्कर्स वाज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ट्रेड में भी घटा, सर्विस में भी घटा। बस सबसे अधिक यदि कोई वर्कर घटा है तो मैन्युफैक्चरिंग में घटा है। जो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें 60% वो घटा है। और इंटरप्राइजेस पहले कंपेयर में 12% कम हुआ है, और वर्कफोर्स कितना है 60% कम हुआ है। अरे गेटिंग में समझ पा रहे हो ना? तो ये बताता है कि स्थिति बढ़िया नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का स्थिति बढ़िया नहीं है। समझ पाए हो एडिटोरियल्स को विद डेटा? चलो ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे चलो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसी का एक्सटेंशन है, इंक्रीज इन द ओवरऑल वर्कफोर्स विदाउट कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वैल्यू एडेड। चलो अब हम लोग पूरा लेते हैं। वर्कफोर्स भले ही बढ़ रहा है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में तो घट रहा है, दिस टाइम वी आर टेकिंग द होल वर्कफोर्स, ठीक है ना? पूरा हम ले रहे हैं, दूसरा सेक्टर का भी ले रहे हैं कि जब लेबर जुड़ रहा है इकोनॉमी में तो उस हिसाब से जीबीए भी बढ़ना चाहिए था। मैं जान के हैरान हो जाओगी जितने लोग जुड़ रहे हैं कार्य करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एक अलग सा चीज़ है, वो छोटा सा चीज़ है, उसको हटा दो। हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल देखो एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, ट्रेड हो गया, दुनिया भर का चीज़ है ना। जब लोग जुड़ रहे हैं, वर्कर जुड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जीबीए में प्रोडक्शन होना चाहिए ना, जीबीए में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। वो कंट्रीब्यूशन भी तुमको नहीं दिखेगा उस लेवल पे जिस लेवल पे होना चाहिए था। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो मामला क्या है समझो। तो क्लेम्स डेटा आया है। क्लेम्स डेटा का मतलब के स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लेबर, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एम स्टैंड फॉर मटेरियल्स एंड एस स्टैंड फॉर सर्विसेज। अब बच्चे लोग व्हाट इज दिस? देखो हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट आता है, तो आउटपुट में कम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विस। जैसे बच्चे लोग आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे इनपुट बहुत सारा लगा होगा मेरा, या फिर आज जो तुम क्लास में बैठ के सुन रहे हो तो इनपुट लगेगा ही लगेगा। तो कितना इनपुट लगा और उस हिसाब से कितना आउटपुट आया। तो ये जितने भी देख रहे हो कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल्स, सर्विस, ये सब इनपुट है। क्या ये सब इनपुट है? और इसमें जो लोग शामिल होंगे तो वो भी तो एम्प्लॉयड लोग सब हैं, और उसके वजह से कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ। तो यदि आप KLEMS को ट्रैक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कितने लेबर फोर्स आपके कंट्री में काम कर रहे हैं। 140 करोड़ के जनसंख्या में, मैंने बोला है पिछले सर्वे में भी, याद करो 2021 और 22 के सर्वे में हम लोग इस चीज़ को कंक्लूड किए थे कि इंडिया में उस समय पॉपुलेशन कम था, इंडिया में 55 से लेकर 60 करोड़ आदमी कार्य कर रहा है। और एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन ये होता है कि जो कार्य करने योग्य है और वो चाहता भी कि उसको कार्य मिले। कई लोग होते हैं ना कि कार्य करने योग्य है मगर वो नहीं चाह रहा है, तो वो उसको तुम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हो। जैसे तुम हाउसवाइफ को अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहती। यदि कोई काम करना चाहे, विलिंग है, देखो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन दे रहा हूँ बच्चों को। एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि हम डेमोग्राफिक एज में है, 15 साल से ऊपर और 60 से नीचे, इस एज में है और हम काम भी करना चाहते हैं और हमको काम नहीं मिल रहा है, तब हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम बेरोजगार हैं। हम इस एज में हैं, हम इसी एज में यानी कि 15 साल से लेकर हम 60 ईयर्स के बीच में हैं, हम यदि काम नहीं करना चाह रहे हैं तो हम अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आया समझ में? अब यहाँ पे समझो तो पहले का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से 55 से लेकर 60 करोड़ के आसपास पूरा आबादी में एम्प्लॉयड वाले लोग थे, मतलब एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे थे। बात समझा? उसमें कई लोग एम्प्लॉयड थे, कई लोग एम्प्लॉयड नहीं थे। अब ये आंकड़ा पहले से बढ़ के ज़्यादा हुआ है। आया समझ में? और ये कैसे आपको पता चला? KLEMS डेटा से। क्योंकि जब आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो तो इनपुट दोगे ना, इनपुट दोगे ना। इनपुट, यू गिव इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, you give input in the form of labor, you give input in the form of energy, electricity, you give input in the form of materials, you give input in the service। आप काम, लोग काम करते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग में, लोग काम करते हैं ना फार्मिंग में, सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या फसल हो रहा है,
इसका KLEMS, इसको आधार बना के हम देखेंगे कि कितने लोग शामिल हैं इस चेन सिस्टम में, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। देखो अब समझो बात को, ये RBI ने डेटा को रिलीज किया है और पता चला है स्टूडेंट कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में कितने लोग शामिल थे हमारे इकोनॉमी में, 492 मिलियन। 492 मिलियन क्या है, 49 करोड़ आदमी वर्कफोर्स है हमारा। 19 का बात है, मैं डेटा बता रहा हूँ 21 और 22 का जो इकोनॉमिक सर्वे में आया था। और अभी बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि अभी का डेटा है ये बढ़ के कितना हुआ है, 643 मिलियन, यानी कि 49 करोड़ से जंप करके कितना हुआ, 64 करोड़। यानी कि अभी 140 करोड़ में, ऐसे ऐसे निकालोगे इसको समझने के लिए कि 140 करोड़ आबादी में 64 करोड़ आबादी है जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, KLEMS में, यानी कि ये लोग सब एम्प्लॉयड लोग हैं। 140 करोड़ में देखो तो 55 से 60 इधर इंक्रीज हुआ तो देखो 65 आसपास। तो वो डेटा भी कितना कंसिस्टेंट डेटा है जो हम लोग सर्वे में किए थे पहले, समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो लगभग 64 करोड़ यानी कि इंक्रीज हुआ है लगभग 15 करोड़ का। 151 मिलियन होता है, 15 करोड़ का इंक्रीज हुआ है 19 से लेके लेटेस्ट तक, यानी कि 23-24 तक। आ रहा है समझ में ना। इसका मतलब क्या, 15 करोड़ लेबर फोर्स ऐड हुआ है, टोटल लेबर फोर्स में 15 करोड़ आदमी ऐड हुआ है। तो ऐड होने का मतलब क्या है, ये लोग काम कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि जब ये लोग ऐड हुए 15 करोड़ तो क्या उस हिसाब से GBA गुड्स और सर्विस का उस हिसाब से प्रोड्यूस हुआ है। तो तुमको पता चला कि जितना ऐड हुआ उस हिसाब से GBA नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। कायदे से क्या होना चाहिए, 15 करोड़ का आया तो उस हिसाब से GBA भी बढ़ना चाहिए था प्रोपोर्शनली। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, मैं वो नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है कि जो वर्कर पर प्रोडक्टिविटी, एक आदमी का जो काम करने का जो तौर तरीका उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। यहाँ पे समझो, हाँ तो वही लिखा गया। देखो KLEMS एक तरीका है जानने का कि कितना आपका आउटपुट ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्रियल लेवल पे। देखो यहाँ पे समझो थोड़ा KLEMS के बारे में समझो। ये वही देखो नीचे लिखा गया एनर्जी मटेरियल्स परचेज सर्विस, यानी कि जो भी आप लगा रहे हो उसके वजह से क्या आपका गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। समझ गए ना। हाँ नेक्स्ट पेज जाओ। तो हाउ डू दिस 5 ईयर्स यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 24 तक कंपेयर विद द प्रीवियस, यानी कि पहले कंपेयर करो 19 से लेकर 23-24 अभी का हो गया, उससे पहले बैक जाओ। बैक का मतलब क्या, वही 17-18-19 जाओ, वही 15-16 जो मोदी जी जब आए 15-16-17-18-19 उसका कंपेयर करो अभी से। तो तुमको क्या पता चलता है, तुमको पता चलता है स्टूडेंट को बढ़िया समझो, यहाँ अच्छे समझना है। द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ वर्कर्स इन द लास्ट 5 ईयर्स वॉज 46%, यानी कि एवरेज ग्रोथ प्रत्येक साल 4.6% लोग जुड़ रहे हैं। टोटल कितना जुड़े, 15 करोड़ जुड़े, 15 करोड़ जुड़े 5 साल में। 5 साल में कितना लोग जुड़े, 15 करोड़ जुड़े। तो प्रत्येक साल कितना है, लगभग 4 और 5% से लोग जुड़ रहे हैं। समझे, 5 साल करोगे तो क्या 4.6 × 5 करो ना, 15 करोड़ के आसपास हो जाएगा। वो बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रत्येक साल 4.6% से लेबर फोर्स ऐड हुआ, मगर GBA देखो 4.4% से बढ़ा है। पहले मान लो कि 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था तो हर एक साल कितना हुआ 104, फिर 104 में फिर 4% बढ़ा दो, फिर 4% बढ़ा दो, इस तरह। तो कायदे से क्या होना चाहिए, तो जब 4.6 से लेबर फोर्स ऐड हो रहा है तो कम से कम आपका गुड्स और सर्विस भी GBA भी 4.6 से ही बढ़ना चाहिए था। मैं 4.6 से लेबर फोर्स तो ऐड हो रहा है, प्रत्येक साल बढ़ रहे हैं तेजी से। 15 करोड़ बढ़ा ना 5 साल में, हर एक साल कितना 4.6 से ऐड होते चला गया। आ रहा है समझ में। तो GBA भी तो उसी तरह बढ़ना चाहिए। GBA किस तरह बढ़ा है, 4.4% से बढ़ा है। अब यही चीज़ तुम पीछे जाओ, 5 साल पीछे जाओ, 15 से लेकर 19 तक का देखो, या 14 से लेकर 19 तक का देखो, 5 साल जो भी है। तो उसमें देखो वर्कफोर्स केवल 2% से बढ़ रहा था प्रत्येक साल। GBA जो बढ़ रहा था बच्चे लोग 6.8% से बढ़ रहा था। ये कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ तुमको पता चलेगा कि 5 साल पहले, अभी ये 5 साल नहीं, उससे पहले का जो 5 साल था, कह सकते हो 14 से लेकर 19 तक का, उसमें वर्कफोर्स भले ही कम बढ़ रहा था, 2.8% से बढ़ रहा था, मगर जो GBA जो हो रहा था, गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन था वो लगभग 7% से था। तो वो बेटर था ना। तो कहने का मतलब क्या कि एक जो वर्कर कार्य करता था उसका जो आउटपुट था वो ज़्यादा बेटर था। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्कर प्रोडक्टिविटी। इनपुट कितना दिया, वर्कर कितना मेहनत किया, कितना घंटा काम किया और कितना वो प्रोड्यूस किया, वो पहले बेटर था। तभी तो GBA तुम्हारा लगभग 7% से बढ़ रहा था 14 से लेकर 19 तक।
अभी देखोगे 15 से लेके फिर तुम इधर देखोगे, यानी कि 19 से लेके अभी 22-23 तक देखोगे तो 4.4% से बढ़ रहा है, लेबर फोर्स ऐड हो रहे हैं। जीबीए में कितना बढ़ोतरी है? ओनली 4.4। तो लेबर प्रोडक्टिविटी पे सवाल उठेगा ना स्टूडेंट, समझ गए? तो देखो वही, इस स्टैटिक से क्या समझे तुम लोग? तो इस स्टैटिक से समझोगे ठीक है, वर्कफोर्स तो रैपिड रेट से बढ़ रहा है, 4.4 है ना, 4.6 से बढ़ रहा है, और अभी 5 साल में 15 करोड़ बढ़ोतरी हो गया वर्कफोर्स का, रैपिड रेट से वर्कफोर्स बढ़ रहा है। मगर क्या जो जीबीए में बढ़ना चाहिए, क्या वो इस तरह बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, समझे? नहीं बढ़ रहा है। और हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का स्थिति तो बुरा है, फर्स्ट एडिटोरियल में हम लोग पढ़ लिए, वहाँ तो वर्कफोर्स भी उस तरह ऐड नहीं हो रहा है। ये जो वर्कफोर्स बढ़ रहा है बाकी सेक्टर में बढ़ रहा है, सर्विस में जा रहा है, ट्रेड में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। अब तो कंस्ट्रक्शन सेकेंड हमारा होगा, सेक्टर होगा आफ्टर एग्रीकल्चर, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, समझ गए? हाँ, जब जहाँ तक सवाल है एवरेज प्रोडक्टिविटी का लेबर का, तो कम हुआ है, कम हुआ ना पहले से, कि एक वर्कर कितना जीबीए में कंट्रीब्यूट कर रहा है उस हिसाब से कम हुआ है। पहले 7% था, अभी घट के तुम्हारा 4.4% हो गया है, तो घटा है। इस स्टैटिक से हम ये पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझो, हाँ, इसको कहते हैं डेटा एरर, जो अब तुम लोग को बताने वाले हैं। हमने अभी जस्ट कुछ महीना पहले पढ़ा था पीरियोडिक लेबर सर्वे, अब फोर्स सर्वे जो है, जो आता है ना, जो गांव का लेते हैं हम लोग, अच्छा 1 साल का लेते हैं, और इधर अर्बन एरियाज़ में हम लोग क्वार्टरली निकालते हैं, करेक्ट? उसी से न पता चला कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग बढ़े हैं पहले कंपेयर में, जो महिला हैं उसका भी वर्कफोर्स बढ़ा है 22% से एक ही बार 34-37% हुआ है, सही बात। तो अभी देखोगे एक हिसाब से, तो इसमें लिखा गया 10 साल में, बच्चों इसमें पूरा डिकेट दिया गया है, इसमें बोला कि एग्रीकल्चर में घटा है, इसमें लिखा है, हालांकि ये डेटा गलत था, ठीक है, ये डेटा गलत है। 10 साल का लिया गया है कि पहले 47% था, अभी घट के कितना 42% हुआ है। चलो ये डेटा एरर है, इसमें मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया है तुम लोग को। इसमें जो भी डेटा, क्योंकि कई बार होता, देखो इंडिया में डेटा रिलायबल नहीं है, बात समझे ना, तो आप इधर उधर करोगे डेटा में कुछ आपको एरर मिलेगा, बट जो भी हो समझने का प्रयास करो। मैन्युफैक्चरिंग देखो घटा है, वो तो साफ स्पष्ट बात है, वहाँ पे लगभग 11.7% था, वो घट के 10.6%, ये तो बात हम जानते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ तो हम जानते हैं, ये तो हम पहले भी हम देख रहे थे। हाँ, एग्रीकल्चर का उसमें एरर है, एग्रीकल्चर एरर है, क्योंकि हम अभी जस्ट हम देखते हैं भारत सरकार का ही आंकड़ा कहता है कि पहले 43% था, वो बढ़ के 46% हुआ। इसमें 10 साल का लिया गया है, तो 10 साल का इसमें लिया गया, पहले कितना था उसे कंपेयर में घटा है, वो छोड़ दो, पहला वाला आंकड़ा छोड़ दो, वो आंकड़ा गलत में से चला जाएगा, और सेकेंड आंकड़ा तो सही है। मैन्युफैक्चरिंग 11.7 से घट के तुम्हारा 10.6% हुआ, आया समझ में? हाँ, अब ये तुम देखो, जो भी बढ़ा है स्टूडेंट, जो भी शेयर बढ़ा है, तो वो ट्रेड और कंस्ट्रक्शन का बढ़ा है, देख रहे हो ना, लगभग 30% था तो बढ़ के 34% हुआ है। क्या, किसका? ट्रेड एंड सर्विस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग घटा है, फर्स्ट एडिटोरियल में हम देखें इस चीज़ को। तो लेबर प्रोडक्टिविटी स्टैटिक्स जो है उसका देखो तुम। अच्छा, यदि कोई आदमी काम करेगा एग्रीकल्चर में फार्मर के रूप में, तो उसको वेतन कम मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो उससे ज़्यादा वेतन मिलेगा, जब वो और ऊपर जाएगा तो उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो ये देखो प्रोडक्टिविटी भी तुमको पता चलेगा। यहाँ पे देखो, जो एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में मात्र 90,000 रुपीज़, जबकि कंस्ट्रक्शन में 1.75 लाख है, हाँ, ट्रेड में 2.5 लाख है, ट्रांसपोर्टेशन में 2.65 लाख है। व्हाट डज इट मीन? यदि हम सिस्टम को असेंडिंग ऑर्डर से यदि ऊपर चले तो एग्रीकल्चर में बहुत कम पैसा है, समझे? उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ट्रेड है, ट्रेड से ऊपर क्या है? तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन है। उसी तरह देखोगे कि यदि कोई भी आदमी रिफाइनिंग में काम कर रहा है तो वहाँ पे 56 लाख है, फाइनेंस में वही बैंकिंग सब में काम कर रहा है तो वहाँ पे 13.5 लाख है, कोई टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहा है तो वहाँ पे 15.2 लाख है, कोई माइनिंग में, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहा है तो वहाँ से 13 से लेकर 16 लाख है पर पर्सन। ये वेतन नहीं है, प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी अपने तरीके से निकाला जाता है, इसको डेटा को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है तुम लोग को। यहाँ पे ये समझना है कि एग्रीकल्चर से जब ऊपर लेडर में जा रहे हैं तो ऊपर में पैसा खूब है, तो किसी तरह यदि हम नीचे वाले लोग को निकाल के हम टेलीकम्युनिकेशन में ले आए, लेके सर्विस में ले आए, हम उसको माइनिंग में ले आए। देखते हो कोई माइनिंग में जब काम करने के लिए जाता है उसको वेतन बहुत अच्छा मिलता है, कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम करने जाता है उसको वेतन अच्छा मिलता है, कोई थर्मल पावर प्लांट में काम करने जाता है तो उसको वेतन अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू फार्मर, एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग।
क्योंकि वहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसका रकम बहुत ज़्यादा है। जब उसका रकम ज़्यादा है तो फिर वेज में कन्वर्ट होगा ये चीज़, समझ पा रहे हो ना? हाँ, यही लेबर प्रोडक्टिविटी दिखाएगा। वो आंकड़ा देखो, लेबर प्रोडक्टिविटी निकालने का तरीका बहुत अलग होता है, उसको बहुत सारा उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। 90,000 1.7 इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उसका एक डेटा लिया जाता है, उस हिसाब से निकाला था। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद करो, बस ये समझो कि जितना हम हायर लेवल में जाएंगे उतना पैसा ज़्यादा है। माइनिंग में, केमिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी में, थर्मल पावर प्लांट में, इसमें पैसा ज़्यादा है वर्कर के लिए। तो क्या फाइनल कंक्लूजन निकलता है क्लेम्स से? इससे तो निकलता है कि देखो, अधिकतर जो जॉब है भारत में वो लो प्रोडक्टिविटी एरियाज में, वही फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, जहाँ पे देखो अभी देखे थे ना लेबर प्रोडक्टिविटी केवल 90,000 था। तो अधिकतर जो जॉब है वो तुम्हारा लो प्रोडक्टिव एरियाज में, और ये 5 साल में दिखा है कि जॉब भी क्रिएट हुआ है तो वहीं जॉब क्रिएट हुआ, या मैन्युफैक्चरिंग इनफॉर्मल सेक्टर में हो जाए, जहाँ तो घटा है इनफैक्ट। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? आप देखो दूसरी बात देखो, डिलीवरी बॉय सब बढ़ते चला जा रहा है। अच्छा, डिलीवरी बॉय को कितना मिलता होगा? 10 से 15,000, वो भी मुश्किल है। हाँ, वो भी मुश्किल है, और लाइफ एक अलग ही चलता है हम लोग का, मतलब बहुत ही हरास लाइफ है। हाँ, तो ये सब चीज़ें देखो, तो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स हैपन इन लो प्रोडक्टिव एरियाज। बोला अधिकतर जो जॉब हो रहा है वो लो प्रोडक्टिव एरियाज पे, जैसे वही एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग पे, जहाँ बहुत कम वेतन मिलता है, वहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है स्टूडेंट। और दूसरी बात है, यही तो कारण है। अच्छा, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट करता है, जानते हो ना, कहते हैं ना कि भारत का जो जीडीपी है वो कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी है। हम लोग तो खा के ही जीडीपी को क्रिएट कर देते हैं। और अभी रिसेंट टाइम में ये पता चला है कि जो प्राइवेट जो कंजम्पशन है वो कम हुआ है पहले से। तो प्राइवेट कंजम्पशन कम क्यों हुआ? जेब में पैसा ही नहीं है तो क्या प्राइवेट कंज्यूम करोगे तुम? तो हमारा जो जीडीपी कंज्यूमर बेस्ड, यानी कि ये कंजम्पशन बेस्ड हमारा जीडीपी है। जेब में पैसा ही नहीं है तो कंज्यूम नहीं हो रहा है। कितना परसेंट है इसका? अब 55 to 60% कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है हमारा। जानते हो ना, 4 होता है, प्राइवेट कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और सर्विस। सही बात है ना? तो प्राइवेट कंजम्पशन पहले कंपेयर में कम हुआ। क्यों कम हुआ है? पैसा ही नहीं है, क्योंकि आदमी जो एम्प्लॉयड है वो लो पेड जॉब में एम्प्लॉयड है। मिडिल क्लास वाले लोग सब ज़्यादा है। अब बीपीएल के आसपास लोग सब ज़्यादा है। कुछ भी होगा एक ही बार बीपीएल में चला जाएगा वो। देखो ना, मिडिल क्लास वाले लोग सब, घर में कोई बीमार होगा बीपीएल में चला जाएगा। किडनी किसी का खराब, बीपीएल बन गया। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बीपीएल हो गया, तुरंत गिर जाएगा नीचे। वो ले लेगा उधार, 2 लाख रुपया उधार ले लेगा, बीपीएल चला गया। सेविंग कहाँ है लोग के पास? स्थिति बहुत खराब है, बात समझे? हाँ, तो देखो इसीलिए तो यही तो कारण है कि जितने भी कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी, जैसे एफएमजी कंपनी होता है ना, फास्ट मूविंग कंपनी से, कोलगेट वगैरह ये सब फास्ट इन लोग का सामान बहुत बिकता है। तो इन लोग कंपनी का भी ये बात था कि रूरल और अर्बन डिमांड जो होना चाहिए था, अब वैसा नहीं है पहले जैसा। अरे कैसे डिमांड रहेगा? लोग के पास जेब में पैसा ही नहीं है। अरे जेब में पैसा रहेगा तब ना जेब काटेगा, मतलब पैसा नहीं रहता। वो जेब काटना मतलब चोरी करना नहीं, पैसा जेब में नहीं रुकता है जी। पैसा जेब में एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा तो मन करेगा गोलगप्पा खा ले, मन करेगा पार्ले जी बिस्किट खा ले, मन करेगा ये खा ले वो खा ले। पैसा रुकता नहीं है। और ज़्यादा पैसा हुआ तो ले लिया तुम रेफ्रिजरेटर, ले लिया तुम टीवी, है ना? ऐसा होता है। उसके लिए पैसा होना चाहिए ना जेब में। तो मिडिल क्लास वाले को तो पैसा ही नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेबर प्रोडक्टिविटी देखो कितना कम है मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर सब। तो आगे देखो, तो गवर्नमेंट देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अरे क्वालिटी एजुकेशन दो, स्किल डेवलपमेंट करवाओ, और कैसे लो प्रोडक्टिविटी वाला जो एरियाज है वहाँ पे जो जॉब है वहाँ से लोग को निकाल के जो हायर प्रोडक्टिविटी वाला एरियाज है वहाँ पे लोग को एम्प्लॉयड करवाओ, क्योंकि वहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे रकम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सरकार का, चाहे सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका एक ही प्रायोरिटी होना चाहिए कि कैसे क्वालिटी जॉब क्रिएट किया जाए। बाद में देखो जॉब का किल्लत है, मानो या ना मानो, ये बात सही है। विद्यार्थी लोग दिखता नहीं, कितना नीट का एक प्रॉब्लम हो गया, दुनिया भर का प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में। इतना ज़्यादा आबादी, हर साल कितना यूथ पास कॉलेज से निकलता है। कॉलेज से निकलने का मतलब क्या, उसको जॉब चाहिए। पहले जो निकला है 5 साल पहले, उसको जॉब नहीं मिला तो उसको खा के जॉब मिलेगा। स्थिति इतना बुरा है कंट्री का। तो ये प्रायोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट का कि टू क्रिएट क्वालिटी जॉब्स, बट उसके लिए सही एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए।
मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट की वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट स्किल क्रिएट करने के लिए। बच्चा लोग खाली पढ़ रहा है, कॉपी घिस रहा है, स्किल जीरो, स्किल जीरो। वोकेशनल ट्रेनिंग दो। अरे समाज में गजब सोच भी है कि जो ITI करेगा उसको समाज बहुत नीचे के रूप में देखता है। ये तुम ITI किया है, पक्का तुम पढ़ने में कमज़ोर होगा, तभी तो ITI किया, नहीं तो तुम साइंस लेता ना। ये मेंटालिटी। अरे बाबू साइंस लेकर जो घस रहा है उससे बढ़िया स्किल सीख रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग में लोग, ITI में करके वोकेशनल ट्रेनिंग। और वोकेशनल ट्रेनिंग को एक स्टेटस मिलना चाहिए था सोसाइटी में। अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग करा, ठीक है तुम करो, हम अपना बच्चा को भी भेजते हैं, इसको भी सिखा दें। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। या जैसे होता है ना कि शर्मा जी का बेटा ये किया वो किया, तो शर्मा जी का बेटा ने वोकेशनल ट्रेनिंग किया, अब वर्मा जी का बेटा कब करेगा, ये सवाल होना चाहिए। समझ गए? तुम लोग भी करो। चलो एनीवे, लास्ट वन देखो, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी मेजर शुड बी बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। बच्चे लोग देखो ये क्या है, बात समझो। हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा है अभी तक का, हाँ अभी तक का जो ऑफिशियल डेटा है वो 2011 और 12 का है कि कितने इस देश में कितने लोग गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन वाला। तो तेंदुलकर कमेटी बना था, है ना। तेंदुलकर कमेटी ने 2021 और 22 में बोला था कि 120 करोड़ में 21 से लेके 22% जो लोग हैं वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग सब। तो उस समय तेंदुलकर कमेटी का जो रिपोर्ट आया तो उससे बहुत ह्यू एंड क्राइम मच गया, है इतना कैसे हो सकता है आदमी, ये वो दुनिया भर का चीज़। फिर उसके बाद रंगराजन कमेटी भी बना। रंगराजन कमेटी ने ही बोला कि नो ऐसा ही कुछ 23-24% ऐसे ही कुछ बताया था रंगराजन ने। मैं जो ऑफिशियल अभी तक हमारे पास जो डेटा है वो तेंदुलकर कमेटी का ही डेटा है। जो मैथोलॉजी, जो तरीका तेंदुलकर कमेटी ने जो यूज़ किया था उसके हिसाब से अभी देखोगे 2022 और 24 में तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला आदमी घट के 8.5% हो गया है। यानी कि ये 10 साल में बच्चे लोग 11-12 से लेके अभी तक 2022 और 23 ये 10-12 साल में देखोगे तो पहले 21% लोग थे जो BPL में आते थे और अभी घट के 8.5% हो गया। और 8.5% में भी दो डिविजन्स, एक तुम्हारा 3.5% जो आसपास वही 3 to 4% है वो हमेशा गरीबी है, और एक जो तुम्हारा 4.5% है या 5 के आसपास है वो ट्रांजिएंट गरीब है। ट्रांजिएंट मतलब कभी भी गरीब भी हो सकता है और फिर मिडिल क्लास में भी आ सकता है, मतलब BPL से ऊपर भी आ सकता है, उसका भी दो कैटेगरी है। तो बात समझो, एक पेपर पब्लिश किया था NCAER ने, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, समझे। हाँ, इसमें कहा था कि देखिए जो तेंदुलकर कमेटी ने जो 21% बताया था कि गरीब लोग हैं, पॉवर्टी लेवल है 11 और 12 में, तो उनका जो मैथोलॉजी है तेंदुलकर कमेटी का जो मैथोलॉजी उसको ही यूज़ करके पता चला अभी इस पेपर से कि अभी घट के कितना हो गया 8.5% हो गया। समझ गए ना। यानी कि अभी 140 करोड़ है ना जनता, 140 करोड़ में 8%, 8 से लेकर 9% जो लोग हैं वो हाँ गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है। बात समझे। अब मैं थोड़ा देर में तुम लोगों को बताऊंगा कि गरीबी का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाला चीज़ है। देखो यानी कि जो भी हमारे पास डेटा है, जैसे इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे देखोगे 2004 और 5 का लो, 11-12 का लो और 22-23 का लो, तो तुमको पता चलता है स्टूडेंट वही सब चीज़ इधर से भी कि बिल्कुल 8.5% इंडिविजुअल है जो कि गरीब है। 22 और 24 में पता चला, जो कि ऊपर से ही पता चल रहा है आपको। हाँ, इसमें देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3.2%, इसलिए कह सकते हो कि 3 से लेकर 3.5%, 8.5% गरीब है। बढ़िया सुनो, तीनों ही आईट्रेस डेटा बेस्ड है, समझे। तो 8.5% आपका पॉवर्टी लेवल का आदमी हुआ। 8.5 में 3.25% जो हमेशा गरीबी है, क्या है तुम्हारा परसिस्टेंटली इम्पोवरिश्ड है, यानी पूरा गरीब है वो। और जो बचा जो 8.5% में 5.3% वो क्या कभी गरीब हो जाता है, कभी तुम्हारा BPL कैटेगरी से ऊपर हो जाता है। आया समझ में। तो यहाँ पे क्रोनिक पोर और ट्रांजिएंट पोर का डेफिनेशन आएगा। तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्रोनिक पोर क्या होता है और ट्रांजिएंट पोर क्या होता है। समझ गए विद्यार्थी लोग। तो कितना गरीब है भारत में एज पर दिस मेथड। हाँ, नीति आयोग ने भी ऐसे ही कुछ बोला। इनफैक्ट नीति आयोग ने तो इसे भी कम कर दिया था रिसेंट टाइम में। खैर जो डेटा है उसी पे चर्चा करते हैं। 8.5 में 3.2 क्या है, हमेशा गरीब रहेगा, और जो 5.3 है वो क्या है, कभी गरीब रहेगा कभी ठीक ठाक रहेगा। अब यहाँ पे देखो तो इसका तरीका क्या, कैसे। तो देखो जो रूरल पर्सन है, रूरल पर्सन मतलब जो गांव देहात में जो लोग रहते हैं,
तो उसके पास इतना जरूर पैसा होना चाहिए कि वो पर डे कम से कम 2400 कैलोरी का भोजन कर सके। 2400 कैलोरी, क्योंकि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, और गांव का आदमी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए 2400 कैलोरी। और जो अर्बन एरियाज़ में, जैसे हम लोग अभी अर्बन एरियाज़ में हैं, तो कम से कम हमारे शरीर के लिए कितना चाहिए होता है? 2100 कैलोरी। अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी, और गांव के एरिया में क्या है तुम्हारा? 2400 कैलोरी। तो ये खाने के लिए कितना पैसा लगता है? यदि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बीपीएल नहीं हो। और सवाल ये उठता है, क्या केवल खाने पीने तक ही गरीबी का बात है क्या? एजुकेशन भी तो होना चाहिए था, हेल्थ भी होना चाहिए था। तो इसलिए क्रिटिसिज्म होता है कि केवल बात हुआ खाली केवल एनर्जी रिक्वायरमेंट, और भी नेसेसिटी वाला चीज़ उसमें ऐड होना चाहिए था। बात समझे? हाँ, इसलिए लिखा गया कि 2011 और 12 ही हमारा एक तेंदुलकर कमेटी का डेटा, उसके बाद कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। जानते हो इस बार सर्वे वो भी नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सेंसस भी होना चाहिए था, वो कोविड के बेस सेंसस रुक गया। हाँ, अब देखो, अब हो सकता है कि डिलिमिशन कमीशन बैठेगा 2029 में, तो उसके आसपास हो, मगर डेटा का बहुत कमी है भारत में। देखो यहाँ पे, देखो वही पॉवर्टी लाइन का बारे में बताया गया, ठीक है, जो बता दिए। मिनिमम इंटेक वही 2400 कैलोरी होना चाहिए रूरल पर्सन के लिए, 2100 होना चाहिए तुम्हारा अर्बन एरियाज़ के लिए। समझ गए? हाँ। अब बच्चे लोग वही क्रोनिक पॉवर्टी बोले ना, क्रोनिक पोर और ट्रांजिएंट पॉवर्टी, ठीक है। आगे देखो तो ये फिगर देखो तो बिल्कुल, ये फिगर देखो, क्रोनिक पोर का फिगर दिया गया है ना। अच्छा, क्रोनिक पोर कैसे होती है? हमेशा गरीब होंगे। देखो जैसे लैंडलेट्स लेबरर्स है, जो बेचारे जिसके पास लैंड नहीं है, दूसरे के लैंड पे काम कर रहे हैं, हमेशा गरीब रहेंगे। जैसे मार्जिनल फार्मर्स है, जिसके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है, बात समझे। और कैजुअल वर्कर जो कि इधर उधर काम करते हैं, वो हमेशा गरीब रहेगा। वो आदमी ऑलवेज वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहेगा, तो इसको ऑलवेज पोर कैटेगरी कहते हैं। हाँ, यूजुअली पोर का मतलब क्या है कि कभी कभी उसके पास कुछ पैसा ज़्यादा आया, नहीं तो अन्यथा उसके पास पैसा कम ही रहता है। तो ऑलवेज पोर और यूजुअली पोर, आमतौर पे वो पोर ही रहता है। इस तरह के जो लोग हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनिक पोर। दूसरा देखो, यही कितना परसेंट है, क्रोनिक पोर कितना परसेंट है? ऊपर देखो क्या आंकड़ा दिया गया है, हाँ 3.2%, ये हमेशा गरीब रहेगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रांजिएंट पोर। देखो ट्रांजिएंट पोर का मतलब क्या है कि लेट से साइड में देखो फिगर दिया गया है कि दे रेगुलरली मूव इन एंड आउट, यानी कि कभी पॉवर्टी के अंदर चला जाएगा, कभी पॉवर्टी से बाहर निकल जाएगा, फ्लक्चुएट होता है, ऑसिलेट होता है ये। जैसे मान लो कि सीजनल वर्कर्स है, मान लो कि किसान है अपना खेत, अब क्या हुआ कि वहाँ पे ड्रॉट हो गया, बारिश नहीं हुआ, तो गरीब हो जाएगा ये। दूसरा कंडीशन क्या है कि देखो कि कंफर्टेबल रहता है, मैं कई बार बैड लक होता है, देखो है ना, कई बार बैड लक हुआ, बारिश नहीं हुआ, दुनिया भर का चीज़, उसकी वजह से वो गरीब हो जाता है। तो चर्निंग पोर और ओकेजनली पोर, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट पोर। ये कभी गरीब भी हो सकता है, और कई बार इसके पास ठीक से मौसम में वर्षा हुआ, फसल ठीक हो गया, तो ये फिर बीपीएल कैटेगरी से ऊपर भी जा सकता है। तो मगर ये लोग भी तो गरीब आदमी हैं, कभी भी बीपीएल कैटेगरी से नीचे आ सकता है ये लोग। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट पोर। इसका संख्या कितना है परसेंटेज? 5.2% के आसपास। तो दोनों को पुट टुगेदर, क्रोनिक पोर प्लस ट्रांजिएंट पोर पुट टुगेदर इज 8.5%। आया समझ? फिर पीछे चलो। अब ये देखो वही चीज़ लिखा है कि डिक्लाइन इन क्रोनिक पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन ट्रांजिएंट पॉवर्टी। जब हम केवल क्रोनिक पॉवर्टी का देखेंगे, जो कि अभी 3.2% है ना, तो पहले कंपेयर में 3.2% बहुत कम है। सही बात है ना, यानी कि जो एब्सोल्यूट जो गरीब है, जो हमेशा बीपीएल कैटेगरी के नीचे रहता है, वो 3.2% है एक्चुअली। और जो ट्रांजिएंट क्या है कि वो बीपीएल के नीचे भी जा सकता है यदि बैड लक हो गया, नहीं तो ऊपर भी रहेगा। तो ये जो संख्या घटा है, जो कि देश के लिए बहुत अच्छी बात है। देखो तो यहाँ देखो कि तुमको पता चलेगा क्रोनिक पॉवर्टी पहले से घटा है, और हाँ ट्रांजिएंट जो पॉवर्टी वो बढ़ा है। अच्छा, ट्रांजिएंट पॉवर्टी जो बढ़ा है, तो देखो ये जो मैं शुरू में बोला था मिडिल क्लास वाले के साथ भी ट्रांजिएंट पॉवर्टी वाला केस है। मिडिल क्लास खाना पीना खा रहा है, बढ़िया से बच्चे को पढ़ा रहा है, हेल्थ पे काम कर रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का हेल्थ पे काम कर रहा है। यदि मान लो कि मिडिल क्लास वाले घर में कोई बहुत बड़ा त्रासदी हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ब्रेन सर्जरी होना है, किसी का ये होना है, चलो स्टेट का भी सहयोग नहीं है, आयुष्मान भारत का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो गरीबी हो जाएगा पूरा। ट्रांजिएंट पोर है वो भी, कहाँ से पैसा आएगा उसको इलाज करवाने? चलो अभी सरकार तुमको आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपया दे रहा है, यदि सरकार भी हाथ खींच ले तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लगाओगे इलाज करवाने के लिए, और फिर उसका ब्याज चलेगा अलग से 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी, क्योंकि जानते हो हेल्थ में कितना भी खर्च हो सकता है। तो जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो भी बिल्कुल, उसको भी हम ट्रांजिएंट पोर कह सकते हैं। तो इस तरह का आबादी बढ़ा है, जो एब्सोल्यूट बढ़ा है पहले कंपेयर में घटा है, कि जिसके पास 2400 कैलोरी खाने के लिए भी नहीं है, के पास 2100 कैलोरी खाने के लिए भी नहीं है। तो ऐसे संख्या जो है 3.2% कम है। देखो यहाँ पे
समझ गए? देखो वही चीज़ लिखा गया है। हाँ, पॉवर्टी बताए थे ना, पॉवर्टी का मतलब ऐसा स्थिति है जहाँ पे एक लोग को खाने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉलो करने को होना चाहिए वो भी नहीं है, यानी कि प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, हेल्दी फूड्स नहीं है, मेडिकल अटेंशन नहीं है, एजुकेशनल अवेयरनेस नहीं है, यदि ये सब चीज़ आपके पास नहीं है, प्लस विथ योर एनर्जी रिक्वायरमेंट यू आर पुअर, आप गरीब हो। समझ गए? चलो अब यहाँ पे देखो 2 फिगर हो चुका है। देखो सबसे बड़ा रीज़न है कि आखिर कैसे क्या कारण है जिसकी वजह से इस तरह का वल्नरेबिलिटी आता है, ट्रांजिएंट पोर वाला कॉन्सेप्ट आता है या फिर क्रोनिक पोर है। तो नंबर 1 रीज़न क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग हैं, है ना, एक ही घर में बहुत सारे लोग हैं, किसको किसको पढ़ाओगे, किसको किसको खिलाओगे, किसको किसको तबीयत देखोगे, फर्स्ट रीज़न। दूसरा क्या है कि एक ही घर में ग्रैंडफादर भी है, ग्रैंडमदर भी है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक आदमी जो ब्रेड विनर है एक आदमी है और उसके ऊपर इतने डिपेंडेंट है, तो किसको किसको खिलाओगे यार, तो पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझे। और तीसरा क्या है कंडीशन, अब बताओ लैंड ही नहीं है, दूसरे के रेंट पे रह रहे हो, किराया पे रह रहे हो, या खेत दूसरा का है उस पर कर रहे हो, कितना कमाई होगा। तीसरा क्या है, डिजास्टर आ गया, लेट्स ख़त्म बात, फ्लड आ गया ख़त्म, एक ब्रेड विनर था वो भी फ्लड आ गया, बात ख़त्म हो गया, कोई भी डिजास्टर आ गया ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात देखो, वही मान लो डेथ हो गया या बीमार हो गया, जो रियल में ब्रेड विनर था, जो कमाता था एक आदमी, कई बार होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, वो आदमी का जो कमाता था घर के लिए, पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है। नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ तो इस तरह का स्थिति भी हो सकता है। शिफ्ट इन ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, हाँ, और देखो उसके बाद तुम देख सकते हो SC ST वो पहले से दिक्कत में है, चिल्ड्रन पहले दिक्कत, जैसे देखो वीडियो हो गया उसके और दिक्कत, डाइवर्सिटी वुमेन्स और दिक्कत, वो कैसे बच्चे को पाले उससे, तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से तुम्हारा ट्रांजिएंट पोर हो रहा है, ये भी रीज़न है जिसकी वजह से क्रोनिक पोर में ही रह रहा है लोग से। तो देखो 2 चीज़ हमें समझना चाहिए, एक तो बहुत गंदा आदत है कि BPL कैटेगरी दिखा देते, BPL कार्ड दिखा देते, अब पता चलता है घर में कमाई ठीक ही है उसका, आज उनका BPL कार्ड लेके घूम रहा है, गलत है ना। BPL कार्ड उसी को मिलना चाहिए जो उसका हकदार है, सभी आदमी लेकर घूम रहा है BPL कार्ड, पता चला घर में 5 आदमी कमाने वाला है, फिर भी वो BPL कार्ड दिखा देगा तुमको ताकि उसको लाभ मिले, गलत है। इसलिए सरकार को केवल BPL कार्ड देख के नहीं देना चाहिए सर्विस, यानी कि जो बेचारे लोग मिडिल क्लास वाले लोग जो ट्रांजिएंट पोर है, जो कभी भी जा सकते नीचे, ऐसे लोग को टारगेट करके पैसा देना चाहिए। क्रोनिक जो पोर है ऐसे लोग को टारगेट करना चाहिए, नहीं तो यदि हम केवल BPL कैटेगरी का बात करेंगे तो उससे सब पता नहीं चलेगा कि रियल में पॉवर्टी कितना है। अब PDS खाने वाला आदमी 80 करोड़ है, PDS वाला व्यवस्था भी तो लाए थे, पोर के लिए ही लाए थे। अब 80 करोड़ आदमी मुंह उठा के जाएगा बोरा लेके कि हमको राशन दीजिए, तो सबका चेहरा एक ही दिखेगा ना। अच्छा तुम तो और ज़्यादा गरीब लग रहा है, आ जाओ तुमको थोड़ा सा और दे देते हैं, 2 दाना ज़्यादा लो, पता ही नहीं चलेगा कौन रियल है कौन वो अनरियल है। तो सरकार जो यूनिफॉर्मली जो अप्रोच है सरकार का कि सब एक ही है, गलत है, वो अप्रोच नहीं होना चाहिए, सेक्टरल अप्रोच होना चाहिए, जो रियल में हकदार है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हाँ, आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज, समझ पा रहे हो ना। देखो वही चीज़ लिखा गया है, एक तो आर्बिट्री लो थ्रेशोल्ड है, हाँ, इसमें देखो पॉवर्टी, देखो अपने आप में एक सबसे बड़ा वो है सवाल है कि पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एट आर्बिट्री लो थ्रेशोल्ड। एक तो देखो पॉवर्टी लाइन ही किया गया, देखो जैसे मैंने बोला ना कि 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी, अच्छा ये कमाने के लिए 150 चाहिए, यानी कि एक आदमी 150 रुपये कमा रहा है, वो BPL कैटेगरी से ऊपर है। तुम खुद बताओ, एक आदमी 150 रुपये कमा रहा है, क्या वो सफिशिएंट है उसका घर चलाने के लिए? कभी नहीं हो सकता है। चलो महीना में 5000 कर दो ना, 5000 में क्या घर चल सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो जो थ्रेशोल्ड है वही गड़बड़ है, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देना चाहिए। अच्छा थ्रेशोल्ड को बढ़ा दोगे तो पता चलेगा देश में 30 से लेकर 35% BPL में। ये सरकार भी बहुत वो है कि 24 कैलोरी मिला, 2400 कैलोरी खा लिया ना, खुश रहो, अब गरीब नहीं है, मजे करो। तो वही एक तो थ्रेशोल्ड में गलती है। दूसरा क्या, डायनेमिक, देखो पॉवर्टी भी तो डायनेमिक है, आज अमीर है कल गरीब हो जाएंगे। वही ट्रांजिएंट पोर, जब पैसा आया तो खूब अब उड़ा रहा है, कुर्सी पर बैठ के दिखा रहा है कि देखो हम काहे का ट्रांजिएंट पोर, अब फिर 1 साल बाद आएगा चुपचाप छुप के बैठा हुआ है, पूरा फुल पोर हो गया, हो सकता है क्रोनिक पोर बन जाए। तो वही डायनेमिक, पॉवर्टी डायनेमिक है, बात समझे ना, वो स्टैटिक नहीं है, पॉवर्टी डायनेमिक है, वही तो बोल रहा है। स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स, हाँ वल्नरेबल ग्रुप मतलब वही चिल्ड्रन, विडोज, वुमेन, बहुत वल्नरेबल है इस चीज़ को लेकर। तो क्या होना चाहिए अप्रोच, क्या सेक्टरल अप्रोच होना चाहिए, ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करके किसी तरह जॉब दे दिए, कुछ अपॉर्चुनिटी, लैडर से निकलने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। नहीं, जब ये
ट्रांजिएंट पोर हो गया, वो निकलना चाहता है उस गरीबी रेखा से, तो सरकार को कुछ हेल्प कर देना चाहिए। जैसे वो निकला उसके बाद बढ़ जाएगा, वो उसको एजुकेशन देना चाहिए, उसको स्किल देना चाहिए। अब जब तुमने लिखा पढ़ा दिया किसी को तो गरीब नहीं रहेगा, उसके बाद भी गरीब है तो सोचो कुछ नहीं हो सकता उसका। यदि कोई आदमी पढ़ लिख के भी गरीब रह गया तो सोच लो कि क्या उसने पढ़ा, उसने क्या लिखा है। पढ़ के तो आदमी जॉब क्रिएट कर सकता है इनफैक्ट, समझ गए ना। तो डायनेमिक पॉवर्टी क्या है, डायनेमिक है, इसलिए सेक्टरल अप्रोच होना चाहिए सरकार का। आगे देखो, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंट जो प्रोग्राम है अभी तक तो बीपीएल कार्ड को देख के दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए, फिर से रिव्यू करना चाहिए। हाँ, इंडिया नीड्स बेटर सिस्टम, हमें बीपीएल कैटेगरी वाला सिस्टम नहीं चाहिए, हमको और बेटर सिस्टम चाहिए कि जो सच में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया जा सके। हाँ, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना चाहिए ऐसे लोग को। हाँ, समझ गए ना। तो सोशल सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है, जो भी ट्रांजिएंट पोर है उसको सोशल सिक्योरिटी दो ताकि वो ऊपर जा सके, फिर उसको अच्छे से एजुकेशन दे दो। हाँ, उसको और भी स्किल डेवलपमेंट दे दो ताकि वो फिर अच्छे से आगे बढ़ सके। कंप्लीटेड।